तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी राज्यों के बारे में, राज्यों की विधानमंडल की बात कर ली थी। बाकी जो है वो हम आज बात करने वाले हैं उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट्स की बात करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात हमने 5वें भाग में बहुत अच्छे से कर ली थी। अगर आपको याद होगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको अगर वीडियो देखा होगा तो उससे ही थोड़ा सा कंपेयर करते चलेंगे तो इजी पड़ जाएगा आपको ये हाई कोर्ट। और थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो क्योंकि हम डिटेल में जाने वाले हैं। तो दोस्तों मैं इसको शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों? क्योंकि पूरी जानकारी मध्य प्रदेश की या बाकी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के जीएस की आपको यही मिलने वाली है। तो भैया हाई कोर्ट की बात कर ले। भारत में फिलहाल 25 हाई कोर्ट हो गए। कितने हो गए? 25 हो गए। 25वां हाई कोर्ट अभी अभी कुछ समय पहले ही बनाया गया था क्योंकि तेलंगाना बनाया था आंध्र प्रदेश से। तो हैदराबाद हाई कोर्ट तो है वो तेलंगाना का हो गया, लेकिन अमरावती अब एक नया हाई कोर्ट जो आंध्र प्रदेश के लिए बनाया जा रहा है। तो भैया डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो उच्च न्यायालय जो है वो जैसे सुप्रीम कोर्ट जो था हमारा वो आर्टिकल 124 में था, है ना, 124। इसका 2 आगे बढ़ा देंगे तो हाई कोर्ट जो है वो 214 में है। कहाँ है? 214 में है। 214 से 232 तक हमें सारे के सारे हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ने हैं। ये 6वें भाग को हम पढ़ रहे हैं, आखिरी टॉपिक है ये 6वें भाग का। इसके बाद 6वां पार्ट समाप्त हो जाएगा। तो पृष्ठभूमि की बात करें, ऐतिहासिक रूप से हिस्ट्री की बात करें हाई कोर्ट की, तो हमने जैसे सुप्रीम कोर्ट में देखा था कि सुप्रीम कोर्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बनाया गया था, 1774 में स्टैब्लिश हुआ था। वैसे ही भारत में क्या हुआ, उच्च न्यायालयों का गठन भी किसी ना किसी एक्ट के द्वारा हुआ है। अंग्रेजों के समय में ही हुआ है बिल्कुल। और 1861 में क्या होता है कि एक्ट आता है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम होता है, आपने सुना होगा 1857 की क्रांति के बाद। तो उसके आधार पर ही 1862 में पहली बार क्या हुआ, उच्च न्यायालय का गठन माना जाता है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट वाला काम है नहीं। ठीक है, तो हुआ कुछ ऐसा था कि कलकत्ता में तो सुप्रीम कोर्ट बन चुका था और अंग्रेजों के 3 बड़े बड़े प्रोविंसेस हुआ करते थे। एक तो कलकत्ता हुआ करता था यानी बंगाल प्रांत हुआ करता था, दूसरा बंबई हुआ करता था और तीसरा मद्रास हुआ करता था। तो मद्रास और बंबई के लिए भी इन्होंने क्या किया, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी। लेकिन बाद में देखा कि यार इनके थोड़े से तौर तरीके गड़बड़ हो रहे हैं, तो उन सबको इकट्ठा करके हाई कोर्ट बना दिया और सुप्रीम कोर्ट एक ही कर दिया। समझ गए? चले तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब भैया 1862 में 3 इन्होंने क्या है हाई कोर्ट स्टैब्लिश करे। क्या क्या करे? एक तो कैलकाटा का करा, इसके अलावा बॉम्बे का करा और मद्रास का करा। ठीक है, तो 3 जो हाई कोर्ट्स हैं भारत में 1862 में उनका गठन माना जाता है। उसके बाद चौथा जो है 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, इलाहाबाद उस समय बोला जाता था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट आज भी सबसे बड़ा हाई कोर्ट माना जाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जजेस हैं, तो जजेस के नंबर्स के हिसाब से सबसे बड़ा हाई कोर्ट भारत का कौन सा हो जाएगा? इलाहाबाद हो जाता है। उसके बाद ब्रिटिश प्रांत में हर एक में अपना उच्च न्यायालय बनाया। 1947 में हम आजाद हो गए थे। 1950 के बाद प्रांत का उच्च न्यायालय संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन गया। तो प्रांत से चेंज हो गया, अब वो राज्यों का क्या बन गया? उच्च न्यायालय हो गए आजादी के बाद। ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, हर राज्य के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आर्टिकल 214 जो है वो 14 बोलता है कि प्रत्येक राज्य के लिए या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा, ऐसा लिखा हुआ है इस आर्टिकल 214 में। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अब यहां बताया है कि 6वें भाग में 214 से 31 तक उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, उनके न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां इत्यादि के बारे में बताया गया है। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार संसद को यह अधिकार दे दिया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी और एक राज्य क्षेत्र में भी क्या हो सकता है, साझा एक हाई कोर्ट हो सकता है। इसीलिए होने तो चाहिए थे कितने? 36, क्योंकि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 36 हाई कोर्ट होने चाहिए थे। लेकिन भारत में फिलहाल कितने? 25 हाई कोर्ट ही हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रावधान जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है, उसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी? गठन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो उच्च न्यायालय का गठन जो है होगा, कौन करेगा? हाँ, ये संसद ही करेगी, बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य इतने न्यायाधीश हो सकते हैं जितने की जरूरत पड़े, जैसा लगे। जैसा हमने हाँ सुप्रीम कोर्ट में देखा था कि राष्ट्रपति महोदय को लगता है तो वो समय समय पर क्या है, मुख्य न्यायाधीशों के साथ साथ अन्य न्यायाधीशों को बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे यहां भी है, हाई कोर्ट में जितनी जरूरत है उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, हाँ जजिस को रख सकते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति समय समय पर इनको नियुक्त करता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों
की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करेगा भैया? यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय ही नियुक्ति करते हैं, याद रखिएगा। लेकिन हाँ, इसमें संबंधित हाई कोर्ट के जजेस से, सीनियर जजेस से डिस्कशन होता है, उस राज्य के राज्यपाल से डिस्कस होता है, उसके बाद इनको क्या है, हाँ, नियुक्त किया जाता है। लेकिन किया किसके द्वारा? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग हो जाती है। बिल्कुल, जैसे गुवाहाटी है, गुवाहाटी हाईकोर्ट कहां है? कहां है गुवाहाटी? असम है ना? हाँ जी। तो भैया इसमें न्यायाधीशों की संख्या 3 है, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट सबसे ज्यादा न्यायाधीशों वाला है, 81 हाँ जजेस हैं यहाँ पे, सबसे बड़ा हाईकोर्ट माना जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, कुल 456 सारे उच्च न्यायालयों में क्या है, न्यायाधीश हैं हमारे। न्यायाधीशों की नियुक्ति और योग्यताओं की बात करें तो ये सारी चीजें आर्टिकल 217 में बताई हुई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान सारा इसी में मिल जाएगा। उच्च न्यायाधीश जो है, मुख्य न्यायाधीश जो है उच्च न्यायालय के, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उच्च न्यायालयों के लिए अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश होंगे और अन्य न्यायाधीश होंगे। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति क्या करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के जिस मुख्य न्यायाधीश को इन्होंने अपॉइंट किया वो, और राज्यपाल, ठीक है, तीनों से परामर्श लेते हैं, उसके बाद उनकी नियुक्ति करते हैं। योग्यताएं, कौन बन सकता है? न्यायाधीश। जी हाँ, जस्टिस कौन बन सकता है? तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं। इसमें कुछ क्वालिफिकेशंस आपको बताई हुई हैं, हालांकि हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस में भी डिस्कस कर लिया था। सबसे पहली क्वालिफिकेशन जो है भारत में किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट की, वो यही है कि उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, क्योंकि विदेशियों को हमने, अंग्रेजों को देख लिया था कि उनने फिर भैया लूट लिया था, है ना। सो इस बार हमने क्या किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन बताई हुई है कि ही शुड बी COI। COI बोले तो सिटीजन ऑफ इंडिया, वो उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके अलावा चूंकि ये फील्ड जो है न्यायाधीश की, ये न्यायाधीश की फील्ड एक्सपीरियंस बेस्ड है, याद रखिएगा। न्याय ऐसा नहीं कि एज आने के कारण न्याय हो जाता है, नहीं, एक्सपीरियंस आने के साथ साथ न्याय में आप निपुण हो पाते हैं। तो यहां एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया रखा है। पहले हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सब में देखा है कि एक क्राइटेरिया होता है एज का क्राइटेरिया। जी नहीं, यहां वो क्राइटेरिया नहीं चलता, यहां एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया चलता है। तो एक्सपीरियंस इन्होंने बताया कि उसको कम से कम 10 सालों का क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस में होना चाहिए? अधीनस्थ न्यायालयों में, क्योंकि उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय है। जैसे हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए कि उसको हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, है ना। एक्सपीरियंस हाई कोर्ट के जज में होना चाहिए 5 वर्षों का एटलीस्ट, है ना। 2 या 2 से अधिक में भी हो सकता है, 1 में भी हो सकता है। लेकिन यहां अधीनस्थ न्यायालयों में 10 सालों का क्या है? अनुभव होना चाहिए न्यायाधीश के पद पर। साथ ही साथ अगर ये नहीं है तो उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वो वकालत कर रहे हो तो भी ये क्वालिफाइड माने जा सकते हैं। और तीसरी और इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन तो पता ही है राष्ट्रपति की दृष्टि में, वह न्याय का विधिवेत्ता हो, है ना, प्रतिष्ठित अधिवक्ता हो। अगर ऐसा राष्ट्रपति को हो जाता है, संशय क्या मतलब, उनको विवेक हो जाता है, तो वो इस बेसिस पे भी उनको क्या कर सकते हैं? हाँ, हाई कोर्ट का जज बना सकते हैं। न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु की सीमा नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन इनका रिटायरमेंट अधिकतम क्या है? 62 वर्ष में हो जाता है। पहले ये 60 वर्ष हुआ करता था, इसको बढ़ा दिया गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट 65 वर्ष में सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हो जाते हैं, यहाँ हाई कोर्ट में 62 वर्षों तक रिटायरमेंट का एज माना गया है। और अधीनस्थ न्यायालयों में हम जाएंगे तो 60 सालों का रिटायरमेंट क्राइटेरिया हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति क्या है? वो सारी चीजें हम डिस्कस कर ही चुके हैं राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय से। ठीक, अनुच्छेद 217 में ही ये बताई हुई है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद यहां पे क्या है? अनेक बार उल्लंघन किया जा चुका है इस प्रथा का। कौन सी प्रथा का? हाँ, वही प्रथा जो बताई गई है। लेकिन कुछ समय पहले सरकार ने यह नीति निर्धारित करी कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों में से नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसमें वरिष्ठता का उल्लंघन नहीं करना है। वरिष्ठता मतलब सीनियरिटी का, मतलब सीनियर व्यक्ति को हम पहली प्रायोरिटी देंगे, याद रखिएगा हमेशा से। सीनियर किस चीज में? एज वाइज सीनियर होता है ना। एक्सपीरियंस सीनियर उसके लिए कई जगहों पे मान्य होता है, कई बार नहीं होता है। ठीक है, सीनियरिटी को हमेशा सीनियर कितना है वो एज से ही डिसाइड किया जाता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान है, ऐसे ही उच्च न्यायालयों में, हाई कोर्ट्स में भी क्या है? कार्यवाहक। अगर मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश अवेलेबल ही नहीं है, कुछ कारणवश उनको जाना पड़ रहा है, बीमार है या कोई छुट्टी पे गए, तो बिना हेड के तो कोई डिपार्टमेंट नहीं चलता ना। सो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी बनाया जाता है। और ये यहां पे भी बताया है कि क्या हो सकता है?
बनाया जा सकता है उच्च न्यायालयों में भी उनके कार्यों के निर्वहन करने के लिए। अपर और कार्यकाली न्यायाधीश, जहां वहां सुप्रीम कोर्ट में भी था, यहां भी वही सेम क्राइटेरिया है यहाँ पे, ठीक है, 2 वर्ष से ज्यादा का बस क्राइटेरिया वहां भी था कि कार्यपालक या फिर अपर न्यायाधीश जो है 2 सालों से ज्यादा नहीं बना सकते, वैसे यहां भी क्राइटेरिया है, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखिएगा। सेवानिवृत्ति की शर्त है, सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट की बात चल रही है, तो न्यायाधीश कब रिटायर होंगे, हमने अभी बताया था कि 62 वर्ष की एज में, लेकिन ये क्राइटेरिया पहले 60 वर्ष हुआ करता था, ये याद रखिएगा। इसके अलावा क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, या तो आप भाई 62 साल के हो जाओ, रिटायर हो जाओगे, अच्छे से चले जाओगे, या फिर हो सकता है कि आपको नहीं मन लग रहा है तो आप रेजिग्नेशन दे सकते हो, बिल्कुल रेजिग्नेशन दे सकते हो। किसने आपको अपॉइंट किया था, राष्ट्रपति ने, तो वही आपको क्या करेंगे, हटा सकते हो, उनको रेजिग्नेशन दे दो। या फिर क्या कर सकते हो आप, हाँ, या फिर अगर गलत काम कर रहे हैं और आपको जो शपथ दिलाई गई है, शपथ के आधार पर आप काम नहीं करते तो आप पे, हाँ, जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है ना, महाभियोग जैसी प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाने का प्रावधान किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हाई कोर्ट्स में ये प्रक्रिया हो चुकी है, 2 बार हो चुकी है, हालांकि पूरी नहीं हुई है महाभियोग की प्रक्रिया, कभी भी आज तक भारत में कभी महाभियोग हुआ ही नहीं पूरा, है ना, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी भी ऐसे व्यक्ति जो या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। साथ ही साथ सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिसकी मतलब रिटायर्ड हो चुके हैं, न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करने का उनको अगर अनुरोध किया गया है तो वो स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सभी अधिकारिता, शक्ति, विशेषाधिकार अगर वो वापस आते हैं तो उनको प्राप्त हो जाते हैं। शपथ ग्रहण की बात कर लें तो भैया इनको कौन कर रहा है, रिक्रूट कौन कर रहा है, इनको अपॉइंट कौन कर रहा है, राष्ट्रपति महोदय, लेकिन चूंकि ये राज्यों के हैं तो राज्य का हेड कौन है, राज्यपाल महोदय, तो यहां शपथ कौन दिलाएगा उनको, राज्यपाल महोदय। यहां देखो कंफ्यूज नहीं होना है, सुप्रीम कोर्ट में दोनों चीजें क्या हो रही थी, राष्ट्रपति ही नियुक्त कर रहे थे और राष्ट्रपति महोदय ही शपथ दिला रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट में प्रावधान क्या है कि राष्ट्रपति तो नियुक्ति करेंगे लेकिन शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल, उस राज्य के प्रमुख है ना, तो राज्यपाल महोदय ही इनको शपथ दिलाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखना है। पदावधि की बात करें तो 62 वर्ष की आयु पूरी करने तक वो क्या रहते हैं, जस्टिस या न्यायाधीश या जज बन सकते हैं, किंतु राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र पहले भी दे सकते हैं जब इच्छा हो जाए, तो ऐसी कोई समस्या है नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। पदावधि की बात कर ले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें, उनके न्यायमूर्ति थे सतीश चंद्र, इन्होंने 1977 में त्याग पत्र लिखा, ठीक है, और इनका त्याग पत्र 1 अगस्त 1977 से लागू माना जाए, लेकिन 31 जुलाई 1977 से पहले अपना त्याग पत्र वापस ले लिया इन्होंने, तो क्या वो माना जाएगा, नहीं भाई, अगस्त में उसको मान्य करना था लेकिन जुलाई में इन्हें वापस ले लिया, तो वो मान्य ही नहीं किया जाएगा, वही चीज हो जाती है। तो 4-1 के बहुमत के निर्णय के साथ क्या कर लिया, हाँ, लागू होने से पहले अगर आप वापस लेते हैं त्याग पत्र तो वो मान्य नहीं किया जाएगा, वो बात भी है, ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। इसके अलावा आयु से संबंधित विवाद उच्च न्यायालय में बहुत सारे हुए हैं, जिसमें अगर बात करें तो उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के संबंध में जब विवाद होता है तो उसका निर्णय कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे, हेड वही हैं क्योंकि भारत के, ठीक है। साथ ही साथ अभी तक की बात करें तो उच्च न्यायालय में 4 न्यायाधीशों, चार न्यायाधीशों और कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन से, जेपी मित्र, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश RS आचार्य, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश PV दीक्षित साहब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, मध्य प्रदेश के प्रोस्पेक्ट से हमने उन पर डिस्कस भी किया हुआ है, ठीक है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भास्करन साहब, इनकी आयु के बारे में 4 बार, मतलब ये 4 ही जज थे जिनके बारे में विवाद उत्पन्न हुआ था। देखो यार, होता क्या है कि हम लोग जो है अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह जो देते हैं तो सर्टिफिकेट्स में 10th क्लास की मार्कशीट लगती है, हमेशा लगती है, क्यों, वो डिसाइड करती है आपकी एज को, वही एज मान्य होती है, याद रखिएगा, ठीक है। सो पहले तो ये पुरानी चीजें हैं जिसमें ये चीजें चलती नहीं थी, कुछ भी बनवा लिए आपके दस्तावेज इस टाइप से, सो ये आयु का विवाद हो जाता है, तो याद रखिएगा कि आपकी अलग अलग आयु नहीं होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स में, एक ही रहे तो वो ज्यादा बेटर हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये विवाद बड़े समस्या के हो जाते हैं। अब विधि व्यवसाय पर रोक, अगर आप न्यायाधीश हैं तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। न्यायाधीशों का स्थानांतरण हो सकता है, कोई समस्या नहीं है, एक से दूसरे कोर्ट में स्थानांतरण किया जा सकता है, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते की बात करें तो इनको वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि के द्वारा दिए जाते हैं।
राज्य का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसके द्वारा इनको वेतन भत्ते इत्यादि दिए जाते हैं। जो भी आवास हो गया, दूरवास हो गया, जो भी सारी चीजें हैं वो वहीं से प्राप्त होती है। और एक बार जो इनकी सैलरी डिसाइड हो गई वो इनके कार्यकाल तक कम नहीं की जा सकती, बढ़ाई जरूर जा सकती, कम नहीं की जा सकती। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ भैया, तो ये सारी की सारी चीजें याद रखना, तभी तो भाई निष्पक्ष हो पाओगे ना आप। अगर आपको डर है कि हमारी सैलरी कट जाएगी, है ना, भाई मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि ये फैसला ऐसा ऐसे मत लेना नहीं तो सैलरी काट लेंगे, तो आदमी डर के जिएगा ना, और वो फैसला नहीं ले पाएगा ढंग से। तो ये सारे बड़े बड़े पदों पर ये गारंटी दी गई है, सुरक्षा की गारंटी है। कैसी है कि आपको अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, कोई लॉस वाला काम नहीं होगा, प्रॉफिट वाला जरूर हो सकता है। ठीक है, चलिए उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करें तो जो क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के हैं वैसे ही लगभग सारे के सारे हाई कोर्ट के हैं, बस वो क्षेत्र उनका क्या हो जाता है, वो संबंधित राज्य हो जाता है। ठीक है, तो भैया अपीलीय क्षेत्राधिकार, जैसे एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन की हमने बात सुप्रीम कोर्ट में भी करी थी, बिल्कुल करी थी। 3 प्रकार की अपीलें की जा सकती हैं, एक तो दीवानी मामलों में, एक फौजदारी मामलों में और एक संबंधित अलग मामलों में। तो 3 प्रकार की अपीलों के लिए आर्टिकल 332, 33, 34, 300 नहीं 132, 33, 34 ये थे। यहां भी उच्च न्यायालयों में क्या है, अपने जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उच्च न्यायालय के नीचे वाले, उनमें जो अपीलें की जा रही हैं उनसे संबंधित वो इनको क्या है, अपील सुनने का अधिकार है। किसका? हाई कोर्ट का ये अधिकार होता है, जिसे एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है या अपीलीय क्षेत्राधिकार कहा जाता है। ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है या मूल क्षेत्राधिकार। बेसिक काम इनका जैसे सुप्रीम कोर्ट का था कि दो राज्यों के बीच में अगर मान लीजिए कोई विवाद हो गया तो कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। केंद्र पे किसी ने क्या कर दिया है, केंद्र के विरोध में किसी ने केस कर दिया तो कौन? सुप्रीम कोर्ट। मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष ने कर दिया या राज्य ने कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट। तो ये मूल काम है। ऐसे ही मूल क्षेत्राधिकार या इनके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है हाई कोर्ट के क्या होंगे? संबंधित व्यक्ति ने राज्य सरकार पे केस कर दिया हो, है कि नहीं, या फिर किसी संस्था ने राज्य सरकार पे केस कर दिया हो, तो वो सारे केसेस कौन होंगे, कौन सुलझाएगा? हाई कोर्ट सुलझाएगा। जी हाँ, उच्च न्यायालय को राजस्व संग्रह के संबंध में मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। इसके अलावा अंतरण संबंधी क्षेत्राधिकार, अंतरण मतलब ट्रांसफर की बात चल रही है यहाँ पे। सो अगर उच्च न्यायालय को यह समाधान हो जाए, समाधान होने का मतलब उनको विवेक से समझ में आ जाए ऐसा कि उनके अधीनस्थ किसी न्यायालय, अधीनस्थ मतलब नीचे वाले न्यायालय में कुछ लंबित मामले पड़े हुए हैं और वो कर तो रह नहीं है, वैसे पेंडिंग केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। सामने बताया होगा आपको कि लगभग 5 करोड़ के आसपास पेंडिंग केस हो चुके हैं भारत में सारी कोर्ट्स में। तो यार इतने सारे पेंडिंग कोर्ट्स हैं, तो क्या करेगा हाई कोर्ट? क्या करेगा? अपने जो लेवल में नीचे वाले जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके मामले जो हैं वो हस्तांतरित कर सकता है एक से दूसरी जगह, या खुद भी ले सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिया हुआ था वैसे ही इनके पास है, बस अपने क्षेत्र में जिसका उस मामले से संबंध है तो वह उस मामले से उस जो मामला है उसको अपने पास मंगा सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और निर्णय भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट। ठीक है, इसके अलावा लेख जारी करने का अधिकार, लेख जारी करने का सेम अधिकार किसको था? सुप्रीम कोर्ट को था, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के तौर पे, है ना। हाँ, आर्टिकल 129 पे हमने डिस्कस किया होता। वैसे ही यहां पे लेख जारी करने का अधिकार है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहलाता है। इनके द्वारा दिया गया हर एक फैसला, अगर हाईकोर्ट कोई फैसला दे रहा है तो उसके अधीनस्थ न्यायालयों को वो मानना होगा, या जिस व्यक्ति विशेष से संबंधित वो फैसला दिया गया है उसको मानना होगा। क्यों? ये इनको अटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसको बोलते हैं ना, कोर्ट को आप क्या है अमान्य नहीं कर सकते उसके फैसले को। तो ये सारी चीजें यहाँ पे, और इनने जो फैसला दे दिया वो एज अ रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है, उसके बेसिस पे अधीनस्थ न्यायालय अपने फैसले ले सकते हैं, सारी की सारी चीजें। तो लेख जारी करने का है मूलाधिकारों का उल्लंघन के मामले में। यहाँ ये लेख जारी करने के अलावा यहाँ पर रिट ज्यूरिसडिक्शन की भी बात कर रहे हैं। रिट की हमने बात करी थी आर्टिकल 32 में, मौलिक अधिकारों में सबसे बाद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करी हुई है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है। आर्टिकल 32 जिसके अंतर्गत क्या है, मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और रिट जारी करने की ज्यादा पावर किसको है? हाई कोर्ट को दी हुई है। बिल्कुल, आर्टिकल 226 के तहत ये रिट जारी कर सकते हैं। 5 प्रकार की रिट होती है, जिसमें हमने बात करी थी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अलावा हैबियस कॉर्पस इसको कहा जाता है। परमादेश हो जाता है, परमादेश यानी मैंडमस। फिर प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, यहाँ पे उत्प्रेषण की बात करी थी, सर्चरी की बात करी थी, और क्यू वारंटो अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार भी किसको है? हाई कोर्ट को है। अधीक्षण क्षेत्राधिकार, अधीक्षण मतलब अपने अधीन जितने अधीनस्थ लोग हैं या अधिकारिता से संबंधित जो इनको अधिकार है अधीनस्थ न्यायालयों के, वो भी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगर इनके अधिकार क्षेत्र में
अधीनस्थ न्यायालय इनका काम कर रहा है तो वो उसको रोक देंगे, कहेंगे नहीं नहीं भैया हमको काम करने दो, ये सारी चीजें, ठीक है। सो वो सारी की सारी जानकारी मंगा सकते हैं अपने अधीनस्थ न्यायालयों से, उनके क्या कैसे प्रकरण हैं, क्या है प्रविष्टियां हैं, लेखा क्या है, उन सबकी जानकारी, उनके शुल्क वगैरह जो है लगते हैं, चार्जेस वगैरह, उनको भी नियत कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। इसके अलावा हाईकोर्ट से संबंधित अनुच्छेद सारे के सारे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डिस्कस तो हमने कर ही लिया। आर्टिकल 214 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें उच्च न्यायालय की परिभाषा या उच्च न्यायालय के बारे में बताया, सीधा क्वेश्चन यही आता है। 215 में अभिलेखों का न्यायालय के रूप में, अभिलेखीय न्यायालय के रूप में इनको शक्ति प्रदान की है। उच्च न्यायालय का गठन 216 में है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात 217 में, 218 में उच्चतम न्यायालयों से संबंधित प्रावधान बताए हुए हैं और 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ बताया हुआ है। इसके अलावा 220 में स्थायी न्यायाधीश बहाल किए जाने के लिए, प्रैक्टिस इत्यादि के लिए रोक। 21 में वेतन के बारे में बताया हुआ है। 222 में उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर की बात करी हुई है। 23 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात करी हुई है। 224 में अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीश। 224A उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हो गए हैं उनकी नियुक्ति भी की जा सकती है, ये बताया है। और 225 में क्षेत्राधिकार के बारे में बताया हुआ है। इसके बाद 26 में याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 27 में उच्च न्यायालय को सभी न्यायालयों पर अधीक्षण करने की शक्ति। 28 में उच्च न्यायालय में मामलों का स्थानांतरण करने की शक्ति। 29 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आर्टिकल 229 पदाधिकारी और सेवक, इनमें क्या क्या सब व्यय होगा, लेखा जोखा इत्यादि। 230 क्षेत्राधिकार, संघीय क्षेत्राधिकार। और 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना। साथ ही साथ 232 इसमें व्याख्या और निरस्तिस को कर दिया गया है। तो भैया 214 से 231 ये पूरे के पूरे आर्टिकल किससे संबंधित है, उच्च न्यायालय से संबंधित है, ये याद रखिएगा। ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हाईकोर्ट। इसके बाद 233 से 237 में अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बात करी हुई है। तो हम क्या करेंगे भैया, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। तो भाई बने रहिए इस हमारे चैनल पर, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों? क्योंकि पूरी तैयारी यही होने वाली है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।